हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केडी स्मार्ट एजुकेशन। कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ लिया था, ठीक है। उसके आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। तो हमें सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ा था, ठीक है। CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो किस किस से होता है, ब्लड के थ्रू होता है CO2 एंड O2 का ट्रांसपोर्ट, और प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू होता है, ठीक है। तो CO2 और O2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ने के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स या पल्मोनरी वॉल्यूम्स। सबसे पहला वॉल्यूम जो होता है वो होता है टाइडल वॉल्यूम। सबसे पहला होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम जो एयर हम अंदर लेते हैं और जो एयर हम बाहर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये इसका जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 500 ml, ठीक है। 500 ml। हम पर मिनट कितनी बार सांस लेते हैं? 12 to 16 टाइम्स सांस लेते हैं, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। तो 12 to 16 टाइम्स सांस लेते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम कितना यूज़ करते हैं? मतलब हम कितना एयर अंदर लेते हैं और बाहर लेते हैं? 6000 to 6000 से 8000, 6000 से 8000 हम क्या करते हैं? वॉल्यूम बाहर मतलब टाइडल वॉल्यूम के थ्रू निकालते हैं। ये क्या है? पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट का 12 to 16 टाइम्स हम क्या लेते हैं? ब्रीथ करते हैं, ठीक है, पर मिनट, ठीक है। 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान अंदर ली गई वॉल्यूम एंड बाहर निकाली गई वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। इंस्पायर्ड एयर एंड एक्सपायर्ड एयर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml, ठीक है। लेकिन पर मिनट पूछे कोई तो कितना होगा? 6000 to 8000, ठीक है। ये तो हो गई टाइडल वॉल्यूम। इसके बाद सेकंड जो आती है वो होती है हमारी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब एडिशनल एयर जो हम फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद बाहर निकालते, ठीक है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद अंदर लेते हैं, ठीक है। एडिशनल एयर जो हम अंदर लेते हैं, ठीक है। एडिशनल एयर दैट कैन बी inspired after normal expiration। एडिशनल एयर जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000 ml, ठीक है। 2500 से 3000 ml इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कौन सी होती है? एडिशनल एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। उसके बाद तीसरी जो होती है वो होती है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? एडिशनल एयर दैट कैन बी
एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है। तो जो एयर को हम फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपायर्ड, ठीक है, एडिशनल एयर दैट कैन बी फोर्सफुली expired after normal inspiration। इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, 1000 से 1100 ml इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। इसके बाद एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, एडिशनल एयर जो हम बाहर फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आते हैं हमारे रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम या आरवी, ये ऐसा वॉल्यूम है जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ये लंग्स में रहता ही रहता है, ठीक है, ठीक है। तो रेजिडुअल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम की इसके लगभग इसके बराबर ही होती है, 1100 से 1200 ml। एयर दैट कांट बी एक्सपायर्ड फ्रॉम लंग्स, ठीक है, जो एयर लंग्स के अंदर रिमेन रह जाती है, लंग्स के अंदर बच जाती है, ठीक है। ये कोई लंग है तो इसके अंदर 1100 से 1200 ml हमेशा रहती है, ठीक है, जो बाहर नहीं निकाल सकते हम उसको क्या बोलते हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। जो रेजिड्यू होती है, रेजिड्यू मतलब बचने वाला, ठीक है, जो एयर बच जाती है उसको हम कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते हमारे लंग्स के थ्रू, ठीक है। The volume of air that can't be expired, the volume of air that can't be expired, जिसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, जो हमेशा हमारे जो लंग्स है उनके अंदर रहती है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml, इसके लगभग बराबर ही होती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे पल्मोनरी कैपेसिटीज़, उसके बाद हम बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटीज़ की। पल्मोनरी कैपेसिटीज़ पल्मोनरी वॉल्यूम्स का, पल्मोनरी वॉल्यूम्स के थ्रू ही बनती है, ठीक है, पल्मोनरी कैपेसिटीज़। पल्मोनरी कैपेसिटीज़, पल्मोनरी कैपेसिटी सबसे पहले होती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, IRV प्लस TV। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ने पे क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज, ठीक है। दूसरी होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ये होती है ERV प्लस TV, ERV प्लस TV, ठीक है। इसके अलावा थर्ड जो होती है वो होती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो ये होती है ERV प्लस RV। ERV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम का जो जोड़ने पे मिलती है, ठीक है। चौथी होती है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी जो एयर हम अंदर फोर्सफुली ले सकते हैं, ठीक है, जो एयर अंदर फोर्सफुली ले सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी को हम किस से, वाइटल कैपेसिटी कौन सी होती है, जो IRV प्लस RV प्लस ERV, RV प्लस ERV को वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। और उसके बाद जो लास्ट होती है वो होती है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग
कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी मतलब IRV, RV, ERV और RV चारों को जोड़ने पर क्या बनती है? टोटल लंग कैपेसिटी। IRV प्लस ERV, TV एंड RV, ये होती है टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। इसके बाद जो ये होती है TV, ठीक है। इसके बाद हम अगर इनकी जो इसको हटाने की कोशिश करें तो या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? IRV TV एंड ERV, तो इसको वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ने पे, वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ने पर भी हमें क्या मिल सकती है? टोटल लंग कैपेसिटी भी मिल सकती है, ठीक है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? IRV, TV एंड ERV। तो जो वाइटल कैपेसिटी होती है उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम को जोड़ेंगे तो भी हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा IRV, ERV प्लस TV क्या होती है? ERV प्लस TV, इससे होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी प्लस IRV प्लस RV, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों इक्वेशंस अगर याद होंगे हमें तो इस इक्वेशन को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पल्मोनरी कैपेसिटी। उसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है हमारी ब्रेन होता है, ब्रेन का दो मेडुला जो पार्ट होता है, मेडुला और पोन्स, उसके द्वारा क्या किया जाता है? रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। हमारे ब्रेन में मेडुला के अंदर, मेडुला किसका पार्ट होता है? मेडुला हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, ठीक है। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड क्या होता है? तीसरा होता है, 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला, ठीक है। तो मेडुला जो होता है, मेडुला हमारे जो मेडुला के अंदर कुछ सेंटर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी राइम सेंटर्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर, ठीक है। तो हमारा जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी राइम सेंटर्स मेडुला के अंदर होते हैं, जो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। हमारा पूरा ब्रेन न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन के सेंटर्स जो होते हैं वो हमारे मेडुला के अंदर होते हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे लंग्स को क्या करते हैं? सिग्नल्स भेजते हैं हमारे लंग्स को। हमारे लंग्स को ये सिग्नल भेजते हैं तो हमारा लंग्स क्या होते हैं? इंस्पायरेशन के लिए क्या होते हैं? हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये सिग्नल्स देते हैं हमारे लंग्स को, जिससे क्या होता है? एक्सपायरेशन होता है, ठीक है। इंस्पायरेशन होता है, जो एयर है वो अंदर आ जाती है। डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो होंगे कॉन्टैक्ट होंगे तो एयर अंदर आ जाएगी। रेस्पिरेटरी राइम सेंटर्स क्या करेंगे? सिग्नल्स देंगे। सिग्नल्स किसको देंगे? लंग्स को देंगे। लंग्स क्या करेंगे? जो इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम होगा उसको क्या करेंगे? उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेंगे, एयर अंदर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब ये बढ़ा हुआ ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसको सिकुड़ना भी होगा, ठीक है। सिकुड़ेगा तभी तो हमारी एयर जो है वो बाहर जाएगी। अगर ये बढ़ा हुआ ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा तो ये फट जाएगा, ठीक है। हमें फाड़ना नहीं होता लंग्स को, तो ये फट जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? अब इसको रोकने के लिए कुछ और सेंटर्स होते हैं जो पोन्स के अंदर होते हैं, जिनको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स। न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स, ठीक है। ये सेंटर्स क्या करेंगे? इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं तो ये क्या करेंगे? इनको
लंग्स को क्या करेंगे, वापस उसकी नॉर्मल कंडीशन में ला देंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में लाने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम जो एयर जो बाहर मूव कर जाएगी। तो इस तरह से ये किसका कंट्रोल करते हैं, एक्सपायरेशन का। ये क्या करते हैं, इनको कुछ नहीं करना होता, इनको इसको रोकना होता है, ठीक है। इसको रोकने का काम करते हैं रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स को। ये क्या करते हैं, सिग्नल्स देते हैं इंस्पायरेशन के लिए, लेकिन ये क्या करता है, इसको रोकने का काम करता है, इसको इनहिबिट कर देता है कि तू रुक जा अभी, तो अभी एयर को बाहर निकालने का टाइम हो गया, अभी रुक जा, ठीक है। तो ये इसको रोक देता है, तो ये एयर जो है वो बाहर चली जाती है, इसलिए हमारे फेफड़े जो फटते नहीं, क्योंकि ये जो काम होता है ये 2 सेकंड तक होता है, ये 3 सेकंड तक। फिर इसके बाद इसको वापस स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो कुछ और सेंटर्स होते हैं जो इसको वापस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी इस एयर बाहर ही नहीं निकलती रहेगी, वापस अंदर भी लेना होता है, ठीक है। तो ऐसे इनका काम होता है। इसके अलावा कुछ कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं लंग्स के अंदर, हमारी रेस्पिरेटरी कीमो रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, कीमो रिसेप्टर्स जैसे कि हम जब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं, हाँफने लगते हैं, ठीक है। क्यों हाँफने लगते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, और H पॉजिटिव जो आयंस होते हैं उनका भी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। CO2 और H पॉजिटिव इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इनके इंक्रीज़ होने से क्या होगा, जो हमारे कीमो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करेंगे, हमारी जो ब्रेन के अंदर कुछ कीमो रिसेप्टर्स होंगे, उनको क्या करेंगे, सिग्नल्स देंगे कि CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो गया और H पॉजिटिव का लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो अभी सांस को तेज़ लेना होता है, ठीक है। हम ऐसे हाँफ के मुंह खोल के सांस लेने लगते हैं, ऑक्सीजन को ज़्यादा अंदर लेने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो जाती है हमारे जो अंदर, और CO2 का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये कीमो रिसेप्टर्स इसको कंट्रोल करते हैं। ये हो गया हमारा ब्रीदिंग का रेगुलेशन। O2 कम हो जाती है, इसका इतना कुछ मेजर रोल नहीं होता, लेकिन CO2 और H पॉजिटिव का मेजर रोल होता है। तो क्या होता है, रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स क्या होता है, मेडुला का जो हमारे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। हाइंड ब्रेन का मेडुला वाला पार्ट होता है, वो क्या करता है, इसके अंदर रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स होते हैं, मेडुला के अंदर रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स कहाँ होते हैं, मेडुला के अंदर। रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स का काम क्या होगा, रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स सिग्नल्स देंगे, इंटरकोस्टल मसल्स एंड हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, इंस्पायरेशन होगा, ठीक है। इंस्पायरेशन होने के बाद न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स जो कहाँ होते हैं, पोन्स के अंदर होते हैं। पोन्स भी हाइंड ब्रेन का पार्ट होता है जो मेडुला के ऊपर होता है। पोन्स क्या करेगा, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स, पोन्स के अंदर कुछ न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस रेस्पिरेटरी डायम सेंटर्स को इनहिबिट करने का काम करेंगे, इनको रोकने का काम करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगी, एक्सपायरेशन हो जाएगी। तो ये होती है, ऐसे होती है इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन। उसके बाद ये दोबारा स्टार्ट होंगी, दोबारा इंस्पायरेशन एंड दोबारा एक्सपायरेशन, ठीक है। ये सारी प्रोसेस होती रहती है। और कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, वो CO2 और H पॉजिटिव, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो CO2 H पॉजिटिव का लेवल इंक्रीज होने पे हमारे बॉडी को सिग्नल्स देते हैं जल्दी सांस लेने की, हाँफने लगते हैं हम। तो क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं मुंह खोल के, ठीक है, मुंह से सांस लेने लगते हैं, ठीक है। ये होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद हम बात करते हैं तो डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़ की, डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर सबसे पहला होता है अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज़ है, ठीक है। जो कुछ जैसे कि पोलन ग्रेन या कुछ धूल मिट्टी के कण या इन सब से क्या हो जाती है, हमारी जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, किसी को इन सब से एलर्जी होती है, ठीक है। तो उनको ब्रोंकाई जो होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो उसमें क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है, ये इन्फ्लामेशन क्यों हो जाती है, क्योंकि जब एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं तो हमारी बॉडी में मास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। वो मास्ट सेल्स क्या करती हैं, हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज़ करती हैं। वो हिस्टामिन क्या होता है, वेसोडाइलेटर होता है, ठीक है। वेसोडाइलेटर एंड ब्रोंको कॉन्ट्रैक्टर होता है, ठीक है। वेसोडाइलेटर एंड ब्रोंको कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो ब्रोंकाई को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट करने से हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। सांस लेने में तकलीफ होने से क्या होगा, हमें क्या होगी, अस्थमा हो जाएगा। और क्या होगा, हमें इसके लिए क्या दिया जाता है,
अस्थमा जिनको होती है उनको ऐसे पंप करने वाला इनहेलर दिया जाता है, ठीक है। वो जब उनको सांस नहीं आ रही होती तो वो मुंह में लेके इसको ऐसे ऐसे पंप करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाता है, उनको सांस लेने में थोड़ी सी कम होती है, तकलीफ कम होने लगती है। तो क्या होता है उसके अंदर, क्या होते हैं उनके अंदर एंटी हिस्टामिन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमें सांस लेने में हेल्प करते हैं। तो अस्थमा में क्या होती है, एक एलर्जिक डिजीज़ है सबसे पहली बात तो, एलर्जी, ठीक है। एलर्जी किसी से भी हो सकती है, जैसे पोलन ग्रेन, धूल मिट्टी के कारण, इन सबसे एलर्जी हो सकती है, ठीक है। तो अस्थमा के टाइम मास्ट सेल्स क्या करती है, मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करती है। हिस्टामिन रिलीज होने पे क्या होता है, हिस्टामिन क्या है, एक वेजोडाइलेटर एंड ब्रोंको कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये ब्रोंकाई को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, तो ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन इन ब्रोंकाई, सो तो हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं अस्थमा डिजीज़, ठीक है। ये अस्थमा डिजीज़ में ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे रोग की बात करते हैं तो वो होता है एम्फाइसीमा। दूसरी डिजीज़ एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा में क्या होता है, एम्फाइसीमा में क्या होता है, थोड़ा सा क्लियर, एम्फाइसीमा का कॉज क्या होता है, सबसे पहली बात कॉज क्या होता है एम्फाइसीमा का, स्मोकिंग एंड सिगरेट, ये दोनों इसके कॉज होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, हमारी जो एल्वियोलर वॉल होती है वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ठीक है। एल्वियोलर वॉल की सरफेस डैमेज हो जाती है। जो एल्वियोलर वॉल ऐसी होती है तो एयर को जैसे जितनी ज़्यादा सतह होगी उतनी एयर का क्या होगा, उतना ही हमें गैसेस को एक्सचेंज करने में आसानी होगी। लेकिन ये वॉल क्या हो जाती है, डैमेज होती है, ऐसी हो जाती है, ठीक है। वॉल डैमेज होने से क्या होगा, हमारी जो हमें गैसेस के एक्सचेंज में आसानी नहीं होगी, ठीक है। तो एल्वियोलर वॉल इज वॉल डैमेज्ड, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है, ठीक है। एल्वियोलर वॉल डैमेज होने से क्या होता है, हमें सांस लेने में जो गैसेस का डिफ्यूजन है वो आसानी से नहीं होता। इसका कॉज क्या होता है, सिगरेट एंड स्मोकिंग, सिगरेट एंड स्मोकिंग, ये इसके कॉज होते हैं, ठीक है। एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाती है इसमें। इसके बाद तीसरा होता है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स मतलब कि किसी का ऑक्यूपेशन ही ऐसा हो जाता है, ठीक है। जैसे कुछ लोग कोयले की खान में काम करते होते हैं, कुछ लोग स्टोन माइनिंग में काम करते हैं, या मतलब बहुत सालों तक रोग होता है, बहुत सालों तक वहाँ पे काम करते हैं। तो उनकी जो ट्रेके के अंदर उनके जो सांस के साथ क्या चला जाता है, धूल मिट्टी के कारण, या जो भी कॉटन की फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसके फाइबर्स चले जाते हैं, वो इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक है। हमारी जो ऐसे जो ब्रोंकाई होती है उसके अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। इकट्ठा होने के बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने के बाद कुछ अलग से टिश्यूज़ जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। वो कुछ फाइबर्स ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। कुछ फाइबर्स टिश्यूज़ जो है वो ग्रो कर जाते हैं, उन टिश्यूज़ में सूजन होने लगती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस। कौन से कोल फैक्ट्री या स्टोन माइनिंग इन सब में हो जाता है, ठीक है। तो फाइब्रोसिस, इससे होने वाले रोग कौन से होते हैं, फाइब्रोसिस एंड सिलिकोसिस, ये सब डिसऑर्डर्स हो जाते हैं रेस्पिरेटरी जो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक डिजीज़ और होती है जिसको बोलते हैं हम न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया डिजीज़ किससे होती है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी क्या करता है, हमारी लंग्स या एल्वियोलर वॉल्स होती है उनको डैमेज कर देता है। लंग्स और एल्वियोलर वॉल के डैमेज होने से हमारी जो
फ्लूइड जो लंग्स के अंदर फ्लूइड बढ़ जाता है जिससे निमोनिया हो जाता है, ठीक है, मेनली बच्चों में ही होता है, ठीक है, निमोनिया। न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट्स कर देना, ठीक है। थैंक यू, बाय।